हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट डिस्कशन सेशन। आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट लेसन, दैट इज सॉल्यूशंस। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही बेसिक्स लेवल के होते हैं। ठीक है, चल तो टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पर फोकस करेंगे। आप लोगों ने थियरी पढ़ ली होगी तो मैं बहुत ही एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन चालू करने से पहले एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको बता दूं कि जहां पर भी 2 आएगा और जहां पर भी 1 आएगा उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। 2 का मतलब हम सोल्यूट के लिए यूज करेंगे और 1 का मतलब हम सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। जैसे कि N2 है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और अगर N1 है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट टर्मिनोलॉजी से, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज W आफ्टर W, दैट इज कॉल्ड weight of solute upon weight of solution, that is weight of solute plus solution solvent into 100। ठीक है, चल that is percentage W after V, that is weight of solute upon volume of solution in ml। मैं आपको यहाँ बता दूं कि पूरे डिस्कशन में अगर सिर्फ V लिखा है तो उसका मतलब हम ml में ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, C परसेंटेज वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम, जब लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो उस केस में ये यूज किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, चल नेक्स्ट कंसंट्रेशन इज ppm। जब सोल्यूट पार्टिकल ओवरऑल सिस्टम में बहुत ही कम मात्रा में हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए परसेंट इनफ नहीं होता है, उस टाइम पर पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन यूज किया जाता है। ठीक है, तो W2 अपॉन W2 प्लस W1 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे भी बन सकता है इंटू 10 100 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये परसेंटेज W आफ्टर W इंटू 10 टू द पावर 4 है। ठीक है, चलो एक होता है वो होता है पार्ट्स पर बिलियन और वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। इसको आप दो तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 7। तो उसको आप लिख सकते हैं परसेंटेज W आफ्टर W इंटू 10 टू द पावर 7, या तो आप लिख सकते हैं W2 इंटू W2 प्लस W1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है ppm इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आता है F, that is मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको के एक्चुअली सिंबल होता है काई, लेकिन हम उसको कैपिटल X या स्मॉल x की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। X माने या तो काई 2 माने सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन शो करना है, तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो N2 अपॉन N2 प्लस N1 हो जाएगा, और यही N2 को अगर आपने W2 अपॉन M2 लिखा तो फॉर्मूला ये शो कर सकते हैं। सेम इज द केस वे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और हमेशा याद रखें कि जब भी सारे फ्रैक्शंस ऐड कर दिए जाते हैं तो टोटल जो बनता है वो हमेशा 1 होगा। तो अगर आपका सॉल्यूशन बाइनरी है, माने एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू 1 होगा। तो chi2 प्लस chi1 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट इज मोलारिटी। मोलारिटी, अब मोलारिटी का सिंबल है कैपिटल एम। मोलारिटी क्या होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ध्यान रखें 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और जितनी भी कंसंट्रेशन वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए वो लेस रिलायबल है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, ड्यू टू दैट कंसंट्रेशन जो है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, जो लेस रिलायबल मानी जाएगी। ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम। तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो सबसे पहली फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वी इन लीटर। सेम इज द केस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वी इन ml करना है तो फिर ये बनेगा। और इसको और सिंप्लीफाई कर दें, N2 की वैल्यू W2 अपॉन M2, ये हो गया 1000 और ये हो गया V। तो ये मोलारिटी की सबसे सिंपल मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है। W2 माने वेट ऑफ सोल्यूट, M2 माने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ठीक है, तो इसका यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंसंट्रेशन परसेंटेज W आफ्टर V में दी गई है तो मोलारिटी इज 10 इंटू परसेंटेज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। और अगर आपको कंसंट्रेशन W आफ्टर W में दी गई है तो मोलारिटी इज 10D। D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, आप इसका यूज करके फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी बार ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेशन माने सॉल्यूशन को का वॉल्यूम चेंज किया जाता है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, सॉल्वेंट ऐड करके या सॉल्वेंट रिमूव करके। सॉल्वेंट रिमूव करके माने उसको बॉईल करते हैं तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है। सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, सॉल्वेंट इवेपोरेट करेंगे तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। तो पहला केस बाय एडिंग और रिमूविंग सॉल्वेंट, अगर ऐसा कुछ करे तो उस केस में आपको नई मोलारिटी फाइंड करनी है। तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 होगा। M1 माने ओरिजिनल मोलारिटी, ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी, फाइनल वॉल्यूम। और दूसरा बाय मिक्सिंग 2 और मोर सॉल्यूशंस। तो दो सॉल्यूशन अगर मिलाते हैं तो M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 होगा, वेर V3 इज नथिंग बट V1 प्लस V2। अब ये फॉर्मूला आपको कब यूज करनी है? दो सॉल्यूशन मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की मोलारिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जो दो सॉल्यूशन मिलाने के बाद कभी आपको एक पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन पूछ ले तो आपको एक और चीज अंदर ऐड करनी पड़ेगी फॉर्मूला ने, वो है N1 M1V1 प्लस N2 M2V2। ये N1 N2 क्या है? ये N जो है ना, ये N फैक्टर है। N फैक्टर, N फैक्टर का मतलब क्या हुआ? मान लो कि NaCl का और CaCl2 का सॉल्यूशन मिलाया है और आपको पूछ ले कि भाई इसमें आपको Cl माइनस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो NaCl की एक फॉर्मूला यूनिट में से आपको एक Cl माइनस मिलेगा, तो NaCl के लिए Cl माइनस आयन का N फैक्टर 1 आएगा। CaCl2 के एक फॉर्मूला यूनिट में से आपको दो क्लोराइड मिल रहा है, तो CaCl2 के में Cl माइनस का N फैक्टर 2 आएगा। आई होप इट इज क्लियर। मान लो कि आपको HCl और H2SO4 सॉल्यूशन मिलाकर H प्लस की कंसंट्रेशन मांग ले, तो HCl के एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से आपको एक H प्लस मिलता है,
H2SO4 में से 2 H प्लस मिलते हैं, तो HCl के लिए आप कह सकते हैं कि N फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी और H2SO4 के लिए N फैक्टर की वैल्यू 2 आएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। तो अब चलते हैं नई कंसंट्रेशन पर जिसका टाइटल है मोलालिटी। अब मोलालिटी का जो सिंबल है वो स्मॉल m आएगा। Now what is molality? Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. अब ध्यान रखिए कि kg ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। और 1 लीटर भी नहीं है, 1 kg है। ठीक है, तो मोलालिटी एक्चुअली क्या है? Molality is number of moles of solute, weight of solvent, but that should be in kg. अब इसी kg को मैं कन्वर्ट कर देता हूं ग्राम में, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा और इसको और सिंप्लीफाई कर दो N2 को एक्सपांड करके, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसी बन जाएगी जो हो गई हमारी मोलालिटी की फॉर्मूला। मोलालिटी की फॉर्मूला। अब मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन टू मोलालिटी वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम मोलालिटी टू मोलारिटी एंड मोलारिटी टू मोलालिटी के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इंटर रिलेशनशिप भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको मोलालिटी दी हो और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, तो आप ऑफ कोर्स फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। अगर आपको एक्वियस सॉल्यूशन की मोलालिटी दी हो और आपको सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हो, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर ले। दूसरा, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलालिटी फाइंड करनी हो, तो आप मोलालिटी इज इक्वल टू काई 2 इंटू 1000 काई 1 इंटू m1, ये फॉर्मूला यूज कर ले। अगर सॉल्यूशन एक्वियस है तो यहां पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। काई 1 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड काई 2 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और हाँ, मोलालिटी एंड मोलारिटी का रिलेशनशिप, ये m जो है वो मोलारिटी है, m2 जो है वो मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है, एंड ये जो d है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये स्मॉल m जो है वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, चल अब टाइटल आता है वो आता है नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी ये भी एक वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन है, जो भी मोलारिटी की तरह लेस रिलायबल है। ठीक है, तो नॉर्मालिटी क्या होती है? नॉर्मालिटी की फॉर्मूला दैट इज W2 into 1000 upon E2 into V, volume in ml. So what is E2? E2 is equivalent weight of solute. Now what is equivalent weight? Equivalent weight is molecular weight divided by n factor। या तो मैं आपको एक नया कंसेप्ट दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ए और बी और सी और डी। अब ए बी सी डी क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए बी सी डी क्या है? ए इज एसिडिटी ऑफ बेस, माने एक मोल बेस की फॉर्मूला में से आपको कितने OH माइनस मिल रहे हैं। बी इज बेसिसिटी ऑफ एसिड, माने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड में से आपको कितने H प्लस मिल रहे हैं। ठीक है, सी, अगर सब्सटेंस एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव
टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट, total. And D, what is D? That is difference in charge, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है तो या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, ए में से बी पर जाएगा। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका माने वो रिड्यूस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, ए में से बी पर जाएगा। तो ए से बी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा हमारा डी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फॉर व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिफरेंस इन चार्ज या तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फॉर 1 मोल सब्सटेंस। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हम थियरी क्लास जब बच्चों को पढ़ाते हैं उस टाइम पर इसका बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं। अगर सब्सटेंस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऐसा हो जाता है कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन में आपको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो उस केस में 2 या 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन में दिखते हैं वो हमें कंसीडर नहीं करना है। 1 मोल सब्सटेंस के लिए कितना होता है वो ही हमें कंसीडर करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया है S2O3-2 विच कन्वर्ट्स इनटू S4O6-2। अब इसको देखें ध्यान से। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर सल्फर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ 4 सल्फर है, तो यहाँ कुल मिलाकर क्या हो गया, 4 सल्फर दोनों साइड पर कर दिए। अब यहाँ सल्फर का चार्ज हम चेक करेंगे, 1 ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6, ओवरऑल चार्ज -2 है। तो -2 -6 हो गया +4, तो 2 सल्फर का चार्ज +4, तो 1 सल्फर का चार्ज क्या हो गया, +2। यहाँ 1 ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन का -12, -2 -12 माने 4 सल्फर का चार्ज हो गया +10, तो 1 सल्फर का चार्ज क्या होगा, +2.5। अब सल्फर का चार्ज +2 से क्या हो रहा है, +2.5 हो रहा है, माने सल्फर का चार्ज इंक्रीज हुआ है 0.5 यूनिट। कितना हुआ है, 0.5 यूनिट। और ऐसे कितने सल्फर है, ऐसे कुल मिलाकर 4 सल्फर है, तो 1 सल्फर के लिए 0.5 का इंक्रीज, तो 4 सल्फर के लिए कितने का इंक्रीज होगा, 2 का इंक्रीज होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 2 मोल S2O3-2 के लिए 2 का चेंज है, तो 1 मोल के लिए कितने का चेंज होगा, 1 का चेंज होगा। तो इसका n फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, या तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। लेट्स गिव मी वन एग्जांपल, I2 गिव्स I-। तो पहले तो दोनों साइड पर आयोडीन सेम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आयोडीन का चार्ज 0 है और यहाँ पर आयोडीन का चार्ज क्या है, -1 है। लेकिन यहाँ पर एक आयोडीन के लिए 0 से -1 1 का चेंज है, तो ऐसे 2 आयोडीन है तो कितने का चेंज होगा, 2 का। माने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे लिखने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसमें n फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं होगी, इसमें n फैक्टर की वैल्यू 2 होगी। क्यों, क्योंकि 1 मोल I2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। 1 मोल I2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। सेम इज द केस कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस I माइनस लिखूंगा। अब यहां हो गया -1, यहां हो गया 0। चार्ज क्या हुआ, -1 से इंक्रीज होकर 0 हुआ। 1 आयोडीन के लिए 1 का चेंज, तो 2 आयोडीन के लिए कितने का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना, 2 मोल आयोडीन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल आयोडाइड के लिए, सॉरी 2 मोल आयोडाइड के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल आयोडाइड के लिए n फैक्टर क्या आएगा, 1।
यहां क्यों 2 लिया, ध्यान से सुनना, 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस, उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 लिए। यहां क्या है, 2 मोल I माइनस है जिसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल I माइनस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1। ध्यान से सुनना है भाई, यहाँ पर 2 मोल सब्सटेंस के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 1। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जो जो कंसंट्रेशन वॉल्यूम बेस्ड है, सुनना ध्यान से, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, ये सारी टेम्परेचर बेस्ड है। जो टेम्परेचर बेस्ड है तो टेम्परेचर बदलने पर बदल जाती है, वो लेस रिलायबल मेथड मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन गोज ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 8 ग्राम NaOH माने वेट ऑफ सोल्यूट आप लोगों को दे दिया है, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, माने वॉल्यूम भी आप लोगों को दे दिया है और उसकी मोलारिटी पूछी है। तो आप लोगों को फाइंड करना है कि भाई मोलारिटी क्या होती है। मोलारिटी इज W2 into 1000 अपॉन M2 into V। 8 ग्राम सोल्यूट है into 1000, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे 40 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो ये हो गया 1000। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 40 दैट इज 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2 मोल पर लीटर। तो मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Let's read out 18 gram of glucose, 18 gram of glucose is present in 1000 gram और वो भी सॉल्वेंट दे रखा है। तो ये कंसंट्रेशन वेट ऑफ सॉल्वेंट पर है, तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट आंसर जो निकलेगा वो मोलालिटी से निकलेगा। द सॉल्यूशन इज सेड टू बी मोलर, मोलर, मोलर तो होगा ही नहीं क्योंकि वो मोलारिटी पर चलता नहीं है। आपको इसकी मोलारिटी फाइंड करनी है तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको चाहिए होगी डेंसिटी, जो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दी है। फिर भी मोलिकुलर वेट से हम सॉल्व करके देख लेते हैं, दैट इज W2 into 1000 M2 into W1, W2 that is 18, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये W1 जो होता है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो ये कट जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 0.1 मोलर। द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इन वाटर कंटेनिंग 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 500, तो ये वॉल्यूम दे दिया है और वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया है। तो मोलारिटी फाइंड करेंगे, that is W2 into 1000 upon M2 into V, 5.85 into 1000 upon M2 that is 58.5 into V माने 500 ml, तो ये 2 से कट जाएगा और ये 0.1 से कटेगा, तो आपका आंसर बनेगा 0.2 कैपिटल M। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, for preparing 0.1 molar H2SO4 in 1 liter, how much H2SO4 is needed? माने आपको मोलारिटी दे दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, H2SO4 कितना चाहिए वो हमें फाइंड करना है, तो अल्टीमेटली आपको वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू W2 into 1000 अपॉन M2 into V। ठीक है, तो ये है 0.1, W2 हमें फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट इज 98 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। फाइन, तो ये तो आसान हो गया, W2 इज इक्वल्स टू हो गया 0.1 इंटू 98 इज इक्वल्स टू 9.8 ग्राम, इतना H2SO4 हमें चाहिए होगा। ठीक है, चलो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन
in a solution 36 ग्राम वाटर एंड 46 ग्राम ग्लिसरीन। तो सबसे पहले ग्लिसरीन होता है C3H5OH थ्राइस, तो कुल मिलाकर ये है C3H8O3। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं 36 प्लस 8 प्लस 48, 92 ग्राम पर मोल है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 46 अपॉन 92 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और यू कैन से 0.5 मोल एंड number of moles of water, weight upon molecular weight 36 upon 18 is equals to 2 mole। और आपको काई ऑफ जी चाहिए तो n ऑफ जी अपॉन n ऑफ जी प्लस n ऑफ w, तो ये हो गया 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2, तो ये हो गया 1/2 अपॉन 5/2 दैट इज 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2। तो हमारा आंसर ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स 1000 ग्राम एक्वियस सॉल्यूशन, माने वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन। अब सारे ऑप्शंस आपको पीपीएम में दिए हैं तो आपको पीपीएम की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। तो व्हाट इज पीपीएम फॉर्मूला? that is weight of solute upon weight of solution into 10 to the power 6। तो weight of solution is 10 and weight of solution is 1000, 1 2 3 yes, and ये हो गया 10 to the power 6, तो ये बनेगा 10,000 ppm। चलो कहाँ पर पड़ता है, ये 1000 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 10,000 है। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What is the normality of 1 molar H3PO4? बहुत ही इंपॉर्टेंट। नॉर्मालिटी की फॉर्मूला होती है, नॉर्मालिटी की फॉर्मूला होती है n फैक्टर इनटू मोलारिटी। अब एसिड जो है ये हमें पता होना चाहिए कि H3PO4 क्या होता है, एसिड होता है, लेकिन एसिड की फॉर्मूला में आपको जितने H दिखते हैं उतने H प्लस मिलेंगे ऐसा नहीं है। उसका स्ट्रक्चर बनाओ और उस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के साथ कितने OH जुड़े हैं उतने H प्लस आपको अवेलेबल है। हालांकि इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यही केस आपको H3PO2 दिया होता तो इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका n फैक्टर 3 नहीं है, इसका n फैक्टर 2 है। और सेम H3PO3 दिया होता और अगर H3PO2 दिया होता तो इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका n फैक्टर जो है, इसका n फैक्टर 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस के साथ एक ही OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा, n फैक्टर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि H3PO4 जो है, H3PO4 में सेंट्रल एटम P के साथ 3 OH जुड़े हुए, तो तीनों H जो है वो H प्लस बन के रिलीज होने की कैपेसिटी रखते हैं। और मोलारिटी आपको दी रखी है 1, तो नॉर्मालिटी इंटू मोलारिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी n फैक्टर इंटू मोलारिटी, तो नॉर्मालिटी आ जाएगी इसकी 3n। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्मालिटी क्या होती है, नॉर्मालिटी होती है n फैक्टर या तो ABCD जो अभी मैंने आपको पढ़ाया इंटू मोलारिटी। तो कभी मोलारिटी देकर नॉर्मालिटी पूछ ले, कभी नॉर्मालिटी देकर आपको मोलारिटी पूछ ले, ऐसा हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैंने अभी आपको बताया। बेस के केस में उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन एसिड के केस में आपको कंपलसरी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब ये जो Na2CO3 है स्टूडेंट्स, इसको हम ना तो एसिड कहेंगे ना तो बेस कहेंगे, इसको हम सॉल्ट कहेंगे। अब उसमें से आयोनाइज करके या सेपरेट करेंगे ना, तो आपको ये चेक करना है कि जो आयन मिल रहा है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। ये या हो जाएगा, ये हमारा एन फैक्टर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक यूनिट के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं देखना है, टोटल कितना पॉजिटिव हो रहा है। ऑब्वियसली जितना पॉजिटिव होगा टोटल, उतना ही टोटल नेगेटिव होगा, ठीक है ना, या तो टोटल पॉजिटिव या तो टोटल नेगेटिव। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मालिटी इक्वल्स टू व्हाट, एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो यहाँ पर आपको नॉर्मालिटी दी है 0.2, एन फैक्टर हो गया 2, तो मोलारिटी क्या बन जाएगी, मोलारिटी बन जाएगी 0.1 मोलर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें ठीक से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, नॉर्मालिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को नाम पर से पूछ लिया है, चेक करो। तो पहले तो समझो कि तीन एक दूसरे के नजदीक वाले नाम है। एक तो है फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया H3PO4, और ये है P डबल बॉन्ड O OH 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 जिसका एन फैक्टर है 3, जिसका एन फैक्टर है 3, ठीक है। फिर दूसरा है जो इस क्वेश्चन में पूछा है, वो है फॉस्फोरस एसिड। कभी फॉस्फोरस एसिड के बदले ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड पूछ ले तो भी यही है, फॉस्फोरिक एसिड के बदले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पूछ ले तो भी वो फॉस्फोरिक एसिड ही है। तो ये है H3PO3। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी 3 H है, लेकिन इसमें OH जो है ना वो 2 ही है। जो हाइड्रोजन P के साथ जुड़ा हुआ होता है वो एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता है, तो इसका एन फैक्टर बन जाएगा 2। और एक होता है जो अभी हमने लिया, वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 होता है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस के साथ 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हैं, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसमें N की वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, फॉस्फोरस एसिड पूछा है, फॉस्फोरस एसिड। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है। और आपको नॉर्मालिटी इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, तो एन फैक्टर 2 आएगा और 0.3 मोलारिटी है, तो नॉर्मालिटी बन जाएगी 0.6 नॉर्मल। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और परमानेंटली याद रख लेना है कि इसका आंसर 55.55 आएगा। अब मोलारिटी फाइन करनी है तो क्या करेंगे बताओ, मोलारिटी फाइन करनी है तो क्या करेंगे, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V लिया जाता है, ठीक है। अब प्योर वाटर में तो कुछ डिजोल्व नहीं है, कुछ भी डिजोल्व नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, 1 ग्राम पर ml। तो मैं हाइपोथेटिकली ऐसा सोच सकता हूं कि 1 ml वाटर में 1 ग्राम वाटर डिजोल्व है, प्योर सब्सटेंस है, तो क्या होगा, उसके उसके 1 ml वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी जितना सब्सटेंस डिसॉल्व है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसके लिए W2 की वैल्यू में 1 ग्राम लूंगा और V की वैल्यू में 1 ml लूंगा। अब ये तो क्वेश्चन हो गया वाटर का, उसके बदले आपको इथेनॉल का पूछ ले तो क्या करेंगे, तो इथेनॉल की डेंसिटी लेंगे। बेंजीन का पूछ ले तो बेंजीन की डेंसिटी लेंगे, और उस केस में यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का भी किसका रखेंगे, वाटर लिया है तो वाटर का आएगा, इथेनॉल लेंगे तो इथेनॉल का आएगा, और बेंजीन लेंगे तो बेंजीन का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 into 1000 molecular weight of water is 18 and volume of water is 1।
1 ग्राम इज डिजोल्व इन 1 ml, तो इसका आंसर बनेगा 55.55 मोल पर लीटर। ये याद ही कर लो आप, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन रिवाइज करवा लिया, आपको समरी दे दी और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन में हम इससे भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और भी कोई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में या तो हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उसके साथ हमें शेयर करें। ये वीडियो की जो पीडीएफ है वो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।